गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टॉपिक कर रहे थे और सबसे पहले हमने ये सीखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये किस अकाउंटिंग का पार्ट है। हमने ये देखा कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। उसके बाद कौन कौन से टूल्स हैं हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए। तो हम सबसे पहले दो टूल्स डिस्कस कर रहे हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का पार्ट हैं और जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है वो वर्टिकल एनालिसिस का पार्ट है और जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का पार्ट है। ये हमने सब प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बैलेंस शीट टॉपिक को कंप्लीट किया था। हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी बनाना सीख लिया और हमने कॉमन साइज बैलेंस शीट भी बनाना सीख लिया। तो बैलेंस शीट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो में हम कंपैरेटिव पीएल और कॉमन साइज पीएल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखना होगा। देखिए, लास्ट ईयर जब हमने फाइनल अकाउंट्स चैप्टर किया था तो उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया था। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप के लिए अलग होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है, लेकिन कंपनी का जो फॉर्मेट होता है वो वर्टिकल फॉर्मेट होता है। तो कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से पीएल का फॉर्मेट भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड हम लोग पहले यूज़ करते थे, लेकिन अब जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल। पीएल अकाउंट आप नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का क्या फॉर्मेट होगा? सबसे पहली चीज़, ये जो फॉर्मेट है ये हमें दिया हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के पार्ट 2 शेड्यूल 3 में। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो होता है वो पार्ट 1 में होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट पार्ट 2 में होता है। शेड्यूल सेम है, शेड्यूल 3। तो ये देखिए फॉर्मेट है पीएल का। देखिए, इस पीएल के फॉर्मेट को हमें इस तरह से सबसे पहले समझना चाहिए। अगर हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंस। सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस। तो इनकम में सबसे पहले हम क्या क्या लिखेंगे, ये देखिए। इनकम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होंगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया होगा, अदर इनकम दिया होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आ गया टोटल इनकम। तो इनकम हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इनकम में से आप क्या करेंगे? एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। तो एक्सपेंसेस को हम लोग डिवाइड करते हैं 7 पार्ट्स में, सीपीसी और ईएफडीओ, ये 7 पार्ट्स हो गए। यही है, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं सीपीसी ईएफडीओ। सबसे पहले ये जो 3 पार्ट हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंस हैं और नेक्स्ट जो 4 हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। ये हमने लास्ट ईयर भी डिस्कस किया है कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। तो डायरेक्ट पहले लिखे जाएंगे, इनडायरेक्ट बाद में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या है? जैसे लास्ट ईयर क्या था, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो क्रेडिट साइड में हम लिखते थे बाय सेल्स। कंपनी अकाउंट्स में सेल्स वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ। तो सेल्स वर्ड यूज़ नहीं होगा, आरएफओ यूज़ होगा कंपनी अकाउंट्स में। तो आरएफओ का मतलब क्या हुआ? इट इज़ द रेवेन्यू अर्नड बाय द कंपनी फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी? इसमें सेल्स इंक्लूड होगी, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ स्क्रैप आ जाएगा, कमीशन रिसीव हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज। तो सर्विसेज से जो पैसा मिला हमको या गुड्स सेल करके जो पैसा मिला वो पूरा का पूरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाएगा। और बाकी जितनी भी इनकम आएंगी वो अदर इनकम में आ जाएंगी। जैसे लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम आती थी, सिर्फ एक इनकम। कौन सी इनकम? सेल्स। और बाकी सारी इनकम पीएल अकाउंट में आती थी। बहुत सारी इनकम हम लोग यहाँ पे लिखते थे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तो सब चीज़ यहाँ लिखते थे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो ये सारी जो इनकम्स हैं ये अदर इनकम में आ गई और सेल्स जो है वो आरएफओ में आ गया। तो आरएफओ प्लस अदर इनकम टोटल इनकम हो जाएगा। तो ये रही हमारी पहली 2 इनकम्स। तो अदर इनकम का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है,
रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स, एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कई बार एक्स्ट्रा हो जाता था तो क्रेडिट में लिख देते थे हम लोग। तो ये सारी इनकम्स हमारी अदर इनकम का पार्ट है। तो इस तरह से जब हम दोनों इनकम्स को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। उसके बाद एक्सपेंसेस माइनस करना शुरू करेंगे। तो एक्सपेंसेस का जो सीक्वेंस मैंने बताया वो है CPC EF DO। तो ये देखिए सबसे पहले C लिखा हुआ है, C यहाँ पे आ गया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो ये जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ रॉ मटेरियल परचेज करती हैं, तो कितना रॉ मटेरियल उन्होंने पूरे ईयर में कंज्यूम किया है तो वो कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज, तो टोटल मटेरियल आ गया। उसमें से कितना क्लोजिंग स्टॉक अभी है उनके पास, तो ओपनिंग स्टॉक फॉर एग्जांपल 100 पीस उनके पास पहले से था, प्लस 500 पीस और परचेज कर लिया, टोटल हो गया 600 पीस, जिसमें से अभी 50 पीस उनके पास क्लोजिंग में बचा हुआ है। तो दैट मीन्स 550 पीस हैज़ बीन कंज्यूम्ड। तो यही हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के टॉपिक में। तो ये आ जाएगा आपका, डायरेक्टली फिगर्स दिए होंगे, इतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना होगा। उसके बाद अगर ट्रेडिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं है, तो वो स्टॉक परचेज करेंगे। तो कितने का स्टॉक परचेज किया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा इट मीन्स द गुड्स परचेज फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो इसमें हमारा जितना भी स्टॉक हमने परचेज किया फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल वो सब आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद CPC, नेक्स्ट है C, ये आ गया चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग में कितना था, अगर 100 था और क्लोजिंग में है 150, तो चेंज कितना हुआ 50, बस यही लिखना है आपको। तो ये सब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा, कैलकुलेशंस आपको नहीं करने होंगे। तो CPC हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो ये फिगर्स आपको दिए रहेंगे, आपको सिर्फ लिखने होंगे। उसके बाद E से आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसमें क्या क्या आ जाएगा, एम्प्लॉयज़ को जो हम सैलरी पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, स्टाफ के वेलफेयर में जो एक्सपेंस हो रहा है, कैंटीन के एक्सपेंसेस, PF में कंट्रीब्यूशन जो देता है एम्प्लॉयर वो भी इसी में आएगा। तो कितने भी एक्सपेंस हम स्टाफ के ऊपर करें वो सारा का सारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आ जाएगा। उसके बाद आता है फिनेंस कॉस्ट। फिनेंस कॉस्ट में क्या आता है, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बोरोइंग्स, जैसे हम लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो फिनेंस कॉस्ट का पार्ट है। डिबेंचर इशू करते हैं उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, वो भी फिनेंस कॉस्ट का पार्ट है। उसके बाद जब आप डिबेंचर इशू करते हैं तो कई बार डिस्काउंट पे आप इशू करते हो तो उसमें लॉस भी हो जाता है, तो वो भी फिनेंस कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारे वो सब फिनेंस कॉस्ट का पार्ट हो जाएंगे। लोन अगर आप लेते हो तो आप प्रोसेसिंग फ़ी का पेमेंट करते हो तो वो भी फिनेंस कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फिनेंस कॉस्ट में ऐड करके इन चीज़ों को लिख देना होगा। उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। तो हम CPC पहले हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, फिर E हो गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, F हो गया फिनेंस कॉस्ट, D फॉर डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन होता है टेंजिबल एसेट्स पे और एमोर्टाइजेशन होता है इनटेंजिबल एसेट्स पे, दोनों ही डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स हैं। और लास्ट में आ जाएंगे अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, रेंट, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सब हमारे अदर एक्सपेंस हैं। तो इस तरह से ये 7 कैटेगरीज में हमने एक्सपेंसेस को डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमने इनकम ऐड कर ली। इनकम में क्या था, RFO प्लस अदर इनकम, तो ये हमारी टोटल इनकम हो गई। इसमें से माइनस कर दिए सारे एक्सपेंस, तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। ये देखिए फॉर्मेट अब हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये देखिए RFO प्लस अदर इनकम, तो टोटल इनकम हो गया। फिर सारे एक्सपेंस आपने लिख दिए, एक्सपेंस का भी टोटल निकाल लिया। उसके बाद टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस हम माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसमें से टैक्स माइनस हो जाएगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। इस तरह से हमको इसको याद करना है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस। प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस। तो इनकम के हमने 2 पार्ट किए और एक्सपेंस के हमने 7 पार्ट किए। तो
तो पहले इनकम लिख दी, उसमें से 7 एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, प्रॉफिट आ गया आपका। उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। बस इतना करना है, ज़रूरी नहीं कि सारे आइटम आपको दिए हों, जो दिया हो सिर्फ उतना लिखना है। तो ये तो हो गया हमारा पीएल का फॉर्मेट। अब पीएल के फॉर्मेट को हम कंपैरेटिव फॉर्म में भी बना सकते हैं, कॉमन साइज में भी बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अगर हम पीएल को कंपैरेटिव मैनर में बनाएं तो कैसे बनाएंगे। तो इतना पार्ट तो सेम रहने वाला है, बिल्कुल सेम। ठीक, ये सारे इनकम पहले आपने लिखे, फिर एक्सपेंस लिखे, करेंट ईयर की फिगर यहाँ पे लिख दी इस पूरे कॉलम में, प्रीवियस ईयर की फिगर आपने यहाँ लिख दी, क्योंकि कंपेयर करने के लिए एटलीस्ट 2 ईयर्स के फिगर्स चाहिए होंगे हमको। उसके बाद वही करना है आपको जैसे पहले बैलेंस शीट में कर रहे थे हम, डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसको प्रीवियस ईयर से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, हमारे सारे परसेंटेज आ जाएंगे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इलस्ट्रेशन में बहुत ही सिंपल वे में हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ अहमद लिमिटेड। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले हेडिंग डालनी है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 19 एंड 18। हेडिंग सही होनी चाहिए बिल्कुल। जितना डिटेल आपको दिया है वो उतना लिखिए। आरएफओ दिया है, सबसे पहले देखिए आरएफओ दे रखा है तो आरएफओ में लिख दिया। करेंट ईयर का 8 है, प्रीवियस का 5 है, तो 8 और 5 लिख दिया। उसके बाद एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, ये देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, उसको कॉस्ट ऑफ आरएफओ भी बोलते हैं। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस आपको दे रखे हैं। तो अब देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस अलग से दिए हुए हैं। हमने आपसे कहा कि सीपीसी जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो जब हमको कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखा है और फिर डायरेक्ट एक्सपेंस भी दे रखा है, तो इट मीन्स ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ आरएफओ में इंक्लूडेड होंगे। इसको आप अलग से मत लिखिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ आरएफओ में हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने इसको लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो हम सिर्फ 5 लाख और 3 लाख लिखेंगे। ये देखिए 5 लाख और 3 लाख यहाँ लिखा हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंस हमने यहाँ कहीं नहीं लिखा। फिर हम आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस यही होते हैं, ये जो EFDO हैं ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो एक साथ ही दे रखा है आपको, तो एक साथ आप लिख दीजिए 40 और 30। तो यहाँ पे लिख दिया 40 एंड 30। तो टोटल इनकम हमारी यहाँ पे आ गई, ये रही टोटल इनकम। एक्सपेंस का भी टोटल हमने निकाल लिया 540 और 330। टोटल इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आ गया। तो ऊपर 8 लाख की इनकम है, 540 माइनस हुआ, 260 हमारा प्रॉफिट आया। यहाँ पे हमारा 5 लाख की इनकम है, 330 एक्सपेंस है, 170 का प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आ गया। तो ये रही टोटल इनकम और ये रहे टोटल एक्सपेंसेस। तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया आपने तो आपका आ गया ये प्रॉफिट आ गया। उसके बाद इनकम टैक्स दिया है 40%, तो प्रॉफिट का 40% आप निकालेंगे। तो ये रहा 40%, 2,60,000 का 40% माइनस कर दिया और 170 का 40% माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले हमें ये 2 कॉलम्स कंप्लीट कर लेने हैं, फिर इनका डिफरेंस निकाल लेना है। 8 - 5 3, 5 - 3 2, 40 - 30 10, 540 - 330 210। ये तो बिल्कुल सिंपल है। और उसके बाद 3 लाख को डिवाइड किया 5 लाख से इंटू 100, 2 लाख को डिवाइड किया 3 लाख से इंटू 100, 10,000 को डिवाइड किया 30,000 से इंटू 100। बस इतना आपको करना है। तो जैसे हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कर रहे थे ठीक उसी तरह से कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में भी करना है, और कोई भी चेंज नहीं है। तो पहले एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, फिर परसेंटेज चेंज निकालना है। तो बहुत ही इजी मैनर में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 8 में भी कुछ नहीं है, 3 आइटम्स ही दे रखे हैं। और यहाँ नीचे लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 60,000 एंड इनकम टैक्स 50%। तो इनकम टैक्स तो सबसे नीचे हम माइनस करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमारी इनकम है। इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिला तो ये इनकम है, तो ये जाएगा अदर इनकम में। तो 60,000 इनकम हुई है हमको बोथ ईयर्स। ये देखिए 60 और 60, तो कोई चेंज नहीं है, तो ये अदर इनकम में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज इनकम। तो इस तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में भी देखिए कोई नई चीज़ नहीं दी हुई है, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। आरएफओ दे रखा है, ये इनकम हो गई। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये हमारी अदर इनकम हो गई है देखिए। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी।
और उसके बाद एक्सपेंस कौन कौन से हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। 2 एक्सपेंस हैं आपके पास सिर्फ, ये देखिए 2 एक्सपेंस हैं सिर्फ। तो टोटल इनकम यहाँ पे आ गई, टोटल एक्सपेंस यहाँ पे आ गए, दोनों को माइनस किया आपस में तो प्रॉफिट आ गया। उसके बाद टैक्स रेट दोनों ईयर में सेम है 50-50%, तो दोनों साल आपने टैक्स लगा के फिगर्स निकाल लिए। उसके बाद डिफरेंस निकाल लिया, ये डिफरेंस आ गए सारे, और इसको डिवाइड कर दिया प्रीवियस ईयर से मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपके सारे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा हुआ है। तो इस तरह से इस चैप्टर में मार्क्स गेन करना बहुत ही ईजी है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में देख लीजिए, यहाँ पे आपको सिर्फ फिगर्स निकालने हैं पहले सारे। जैसे यहाँ पे लिखा है 2019 और 18, तो सबसे पहले तो हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया यहाँ पे 19 एंड 18 का, 19 और 18। अब देखिए RFO सबसे पहले लिखा जाता है 160% ऑफ कॉस्ट ऑफ RFO। तो कॉस्ट ऑफ RFO कहाँ है, ये रहा। कॉस्ट ऑफ RFO कितना है 5 लाख, तो 5 लाख का 160% निकाल लीजिए आप। तो सिंपल है, 5 लाख में 60% ऐड कर देंगे तो आ गया 8 लाख। 5 लाख प्लस 60% 8 लाख आ गया। और यहाँ पे कितना है 3 लाख है, और यहाँ है 140% है। 2018 की बात करें अगर, तो 2018 में कॉस्ट कितनी है 3 लाख रुपए, और RFO कितना है 140%। तो 3 लाख में 40% हम ऐड कर देंगे तो 4,20,000 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट फिगर नहीं दी हुई है आपको, उस फिगर को कैसे निकाला जाएगा, परसेंटेज तो दिया है तो बहुत इजीली निकाला जा सकता है। कॉस्ट ऑफ RFO के हिसाब से हमने क्या निकाल लिया, RFO निकाल लिया, तो ये आ गया RFO। कॉस्ट ऑफ RFO तो दे ही रखा है पहले से ही। उसके बाद परचेजेस भी दिए हैं आपको, तो अब देखिए परचेजेस आपको दिया है 4.5 लाख और 2.5 लाख। ये जो कॉस्ट ऑफ RFO दिया है, तो इसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी परचेजेस जो है वो इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ देखिए आप परचेजेस हमको यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। परचेजेस 4.5 लाख और 2.5 लाख हमको दे रखी है, लेकिन जब अब कॉस्ट ऑफ RFO लिखा है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा है, तो हमारा परचेजेस उसी में आ जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले हमने RFO लिखा, फिर कॉस्ट ऑफ RFO लिखा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ RFO, तो कॉस्ट ऑफ RFO तो ही है 5 लाख रुपए, इसका 8% अगर निकालेंगे तो 40,000 आएगा, और यहाँ पे 10% है, तो 3 लाख का 10% 30,000 आ जाएगा। तो डायरेक्ट फिगर नहीं भी दी है तो बहुत ही ईजिली निकल भी आएगी, इतना डिफिकल्ट नहीं है इसको निकाल पाना। उसके बाद जब आपको सब पता हो गया कि हमारी इनकम कितनी है, उसके बाद एक्सपेंसेस का टोटल कर लिया हमने, 5 लाख प्लस 40 540 आ गया, 3 लाख प्लस 30 330 आ गया। तो उसके बाद टोटल इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स माइनस कर दिया। पहली बार 50 है, नेक्स्ट टाइम 40 है, तो टैक्स माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज निकाल लेंगे इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करके, और फिर परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे। एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, सारी परसेंटेज आपकी आ जाएंगी, और कुछ नहीं करना है इस इलस्ट्रेशन में। उसके बाद अब देखिए कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा। तो कंपैरेटिव तो हमने बना लिया, कंपैरेटिव में पहले हमने दोनों ईयर के फिगर्स को कंपेयर करके एब्सोल्यूट चेंज निकाला, और फिर उसको प्रीवियस ईयर से डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लिया। कॉमन साइज में फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस लास्ट के जो 2 कॉलम होते हैं उसमें हम लोग लिखते हैं परसेंटेज ऑफ RFO। अब जैसे कॉमन साइज बैलेंस शीट, देखिए कॉमन साइज में भी 2 होंगे। कॉमन साइज में बैलेंस शीट होती है, तो बैलेंस शीट में जो टोटल होता है उसको हम 100 मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं। कॉमन साइज में हमेशा एक पर्टिकुलर फिगर को बेस माना जाता है, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में आप 100 किसको मानते हो, टोटल को, और कॉमन साइज PL में आप 100 किसको मानते हो, RFO को। दैट मीन्स एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ RFO। तो RFO को बेस लेते हुए हम सारे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, और बैलेंस शीट में आप टोटल को बेस लेते हुए सारे परसेंटेज कैलकुलेट करते हो। तो ये देखिए यहाँ पे RFO के आगे पहले ही 100 लिखा हुआ है, ये 2 कॉलम्स तो हमारे बिल्कुल सेम रहेंगे। ये देखिए सॉल्यूशन में इलस्ट्रेशन नंबर 17 बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन, 15 और 14 यहाँ लिखा है, तो हमने भी कॉलम्स इसी तरह से बनाए 15 एंड 14।
पहले हेडिंग हमने डाली, गलत हेडिंग होगी तो -½ हो जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम फिगर्स कैलकुलेट कर लें। RFO तो हमें पहले से ही दे रखा है 6 लाख और 4 लाख, तो RFO को तो हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे 6 लाख एंड 4 लाख, और इसके आगे पहले ही हम 100 लिख देंगे, इसी को हम बेस मान रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो बाकी फिगर्स हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये है 60% ऑफ RFO, तो आप निकाल लीजिए 60% ऑफ 6 लाख, और नेक्स्ट टाइम है 50% ऑफ RFO, तो 4 लाख का 50% ईजिली निकल आएगा। ये देखिए यहाँ पे, तो पहली बार 60% है, तो 6 लाख का 60% 360, और 4 लाख का 50% 2 लाख। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, फिनेंस कॉस्ट हमको दे रखी है, इसका तो डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है 10,000 और 8,000, तो आप लिख देंगे 10,000 और 8,000। उसके बाद टैक्स रेट दिया हुआ है, तो टैक्स तो सबसे लास्ट में हमारा काम आएगा, तो अब इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल इनकम हमारी हो गई, एक्सपेंस भी टोटल आ गए, तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट आ गया दोनों ईयर्स का। टैक्स हमको दे रखा है, टैक्स का परसेंटेज दिया है 40%, 40%, दोनों ईयर का 40% है, तो 40% आप निकाल लेंगे। जो प्रॉफिट आया है उसका 40%, प्रॉफिट का 40%, तो फाइनल आंसर आ गया 138 और 115,200। अब परसेंटेज देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। परसेंटेज 2015 का 15 में लिखेंगे और 14 का 14 में लिखेंगे। तो पहले 15 का, हर आइटम को हमें 6 लाख से डिवाइड करना है। देखिए 6 लाख के लिए तो पहले ही 100 लिखा जा चुका है, अब क्या करना है, 360 का परसेंटेज निकालना है। 360 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, 60% आ गया। 10,000 डिवाइडेड बाय 60,000, 10,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, 1.67 आ गया। उसके बाद 3,70,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, ये आ गया। 2,30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, ये आ गया। 92,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, ये आ गया 15.33, और 1,38,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100। तो हर आइटम को हमें RFO से डिवाइड करना है और इंटू 100 कर देना है, ये सारे फिगर्स आपके आ जाएंगे। बहुत ध्यान रखना है, डेसिमल 2 डेसिमल तक होना चाहिए और राउंडिंग ऑफ बिल्कुल सही होनी चाहिए। 61.67 अगर है तो इसको आप 61.68 नहीं लिख सकते, 61.66 भी नहीं लिख सकते, या फिर 61.7 भी नहीं लिख सकते, 61.67 ही सही होगा सिर्फ, ये ध्यान रखेंगे। इसलिए कई बार इसमें मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स के। इसी तरह से 2014 का भी हम कर लेंगे। सारे फिगर्स को आप, जैसे 2 लाख है, इसको 4 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, 50% आ गया, ये तो पहले ही 100 है। हर फिगर को 4 लाख से डिवाइड करें और इंटू 100 कर लें, ये सारे फिगर्स आपके आ जाएंगे। तो राउंडिंग ऑफ पे ध्यान देना है, गलती नहीं होनी चाहिए, और बेस हमको लेना है RFO को, टोटल रेवेन्यू को बेस नहीं लेना है, क्योंकि अदर इनकम भी दिया रह सकता है। तो RFO प्लस अदर इनकम इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू को हम बेस नहीं मान रहे हैं, हम RFO को ही बेस मानेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट, RFO को आपको बेस लेना है। तो इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18 भी आप देख सकते हो बहुत इजीली, इलस्ट्रेशन 18, 19 सब हो जाएंगे अब। तो कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट में सिर्फ इतना ही हमें कंप्लीट करना था। इसके मैं क्वेश्चंस भी आप लोग को बता दूंगा, जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप ये चैप्टर्स क्लियर हो गए होंगे और काफ़ी ईजी लगे होंगे सभी को। तो इसको कर लें सभी स्टूडेंट्स, और इसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो बताए जा रहे हैं उसको आप फेयर कॉपी में अपनी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।